पार्टी, क्या हालचाल है? बढ़िया है। एक नया चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है भाई। ये चैप्टर की खासियत ये है ना कि आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला, इतना हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलने वाला। एक छोटी सी लड़की जो मात्र 12-13 साल की थी, ठीक ना, उसकी एक छोटी सी जीवन की कहानी भी सुनने को आई। इस पूरे के पूरे विश्व में कितनी ज्यादा एट्रोसिटी, कितना अत्याचार हुआ था, ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। और क्रुएल्टी की एक व्यक्ति ने सीमा पार कर दी थी, ये भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये चैप्टर बहुत सारा रोमांच, बहुत सैडनेस और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग कहानी को लेके बैठा हुआ है। चैप्टर का नाम जानते हो क्या है? चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। डिटेल्ड समरी आपको दूंगा मैं, ठीक है, कंप्लीट समरी आपको समझाने वाला हूं इस चैप्टर की। चलिए तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ये कहानी कब की है? ये कहानी तब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। 1939 से लेके 1945 का वो दौर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले जर्मनी हारा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी अब मौके की तलाश में है। बर्बाद कर दूंगा, ये उसके अंदर है। और जितनी भी सीमाएं हैं, सारी सीमाओं को क्रॉस कर जाऊंगा और सारे के सारे देशों को जर्मनी में मिला लूंगा। ये एक बहुत बड़ी एक डिटर्मिनेशन के साथ एक अदना सा 5 फुट कुछ इंच का प्राणी, नाम था उसका अडोल्फ हिटलर, चल दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल जर्मनी का बोलबाला था बच्चों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहानी यह हुई कि जर्मनी में इसने, अडोल्फ हिटलर ने एक पार्टी का गठन किया, नाम था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी बेसिकली आर्यंस पर बेस थी। उसका मानना था कि विश्व की सबसे बढ़िया रेसेस जो होती हैं, जातियां होती हैं, वो आर्यंस होती हैं। आर्यंस सबसे बढ़िया जातियां हैं। बाकी और जो बचे धर्म, यहूदी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, और कुछ जो धर्म हैं वो बेकार हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और इसकी सबसे ज्यादा समस्या किससे थी? यहूदियों से थी। क्यों? क्योंकि यहूदी इतने ज्यादा चतुर, इतने ज्यादा समझदार थे कि उनकी संख्या तो कम थी लेकिन रिसोर्सेस सबसे ज्यादा यूज करते थे। बिग वैज्ञानिक अच्छे निकलते थे उनसे, बेहतर आदमी निकले हैं, बेहतर पर्सनालिटी, पॉलिटिशियंस, अलग अलग तरह के लोग यहूदियों से निकले। तो जर्मनी में आर्यंस से ज्यादा जर्मनी का जो रिसोर्स था वो ये लोग यूज करते थे। एक ये कारण था। दूसरा, एडोल्फ हिटलर को लगता था कि जो यहूदी है ना, ये जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने का सबसे बड़ा कारण थे। कहते नहीं है कि अगर घर में विभीषण है तो लंका में आग तो लगेगी ही। तो ऐसा माना इसने, और इसने तबाही शुरू कर दी बच्चों, यहूदियों को खत्म करने की तबाही शुरू कर दी। लगभग जानते हो 60 लाख यहूदियों को उसने मरवाया था। 60 लाख एक संख्या होती है। और केवल मरवाया नहीं था, बहुत बर्बरता के साथ मरवाया था, बहुत बुरी तरह से मरवाया था। जर्मनी में कोई भी एक व्यक्ति दिख जाता था ना यहूदी, तो उसको सीधे कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते थे। कैंप बनवाया था इसने बड़े बड़े। एक ऑस्ट्रिच नाम की जेल बनवाई थी। उस ऑस्ट्रिच में ठूस ठूस के भर दिया जाता था और गैसेस, चैम्बर्स बनाए थे। उस चैम्बर्स में गैस छोड़ दी जाती थी, लोग तड़प तड़प के मर जाते थे। इसको नाम दिया गया होलोकॉस्ट। ठीक है, इसीलिए इतिहास में अगर तानाशाहों का कभी नाम आता है तो सबसे पहला और सबसे ब्रूटल, सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक, हिस्ट्री का सबसे बड़ा तानाशाह यदि कोई हुआ है वो था अडोल्फ हिटलर। बच्चों, बड़ा बवाल हुआ, बहुत लोग मरे। इस मरने के क्रम में एक फैमिली थी जिसमें मम्मी, पापा और 2 बहनें थी। उसमें से एक सबसे छोटी जो लड़की थी, जो सबसे छोटी बहन थी, जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका नाम था एन फ्रैंक। इसके पापा चले गए थे हॉलैंड। ये लोग फ्रैंकफर्ट में थे। और जब जर्मनी से फ्रैंकफर्ट आए और एम्स्टर्डम में थे, वहां पर क्या हुआ कि जब जर्मनी का और अत्याचार बढ़ा तो वहां भी जर्मनी के तानाशाह वहां भी पहुंच गए।
ये फैमिली अपने पापा के ऑफिस के सबसे ऊपर वाले माले पे रहती थी, छुप के, कि कहीं अडोल्फ हिटलर की आर्मी को पता ना चल जाए कि हम जीव हैं और हमें मार दिया जाए। पापा चले गए थे दूसरे देश, वहां व्यवस्था करने के लिए कि लौट के आऊंगा तो बच्चों को ले जाऊंगा और वहां सुरक्षित। अब युद्ध बढ़ने लगा धीरे धीरे, और किसी बिट्रायर ने, किसी धोखेबाज ने यह बता दिया कि यहां पर यहूदियों की फैमिली छिपी हुई है। अब हुआ क्या, इस फैमिली को पकड़ लिया गया, यहूदियों को, ये यहूदी थे, इनको पकड़ लिया गया। अडोल्फ हिटलर की आर्मी ने पकड़ लिया, पकड़ के कंसंट्रेशन में बंद कर दिया। वहां पर टाइफाइड हो गया एन फ्रैंक को, उसकी बहन को, ये दोनों बीमार होकर के मर गए। जब पापा लौट के आए तो देखे घर में तो कुछ नहीं था। जब युद्ध शांत हुआ, जब लौट के आए देखे घर में तो कुछ नहीं था, एक डायरी पड़ी हुई थी। उस डायरी को उन्होंने खोल के देखा तो एन फ्रैंक ने उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था, अपने छोटे छोटे हाथों से। 12-13 साल की लड़की, सब कुछ उसने लिखा था। उसने अपनी कहानी लिखी थी। एक्चुअली वो जो डायरी थी, वो जब वो 13 साल का, उसको 13वां बर्थडे था, तब उसको गिफ्ट मिली थी। उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी वो डायरी, उसमें लिखती थी। बच्ची तो मर गई, पूरा परिवार तबाह हो गया, 60 लाख यहूदी मर गए, लेकिन वो डायरी मिली। पापा ने उस डायरी को लिया और उसको दुनिया के सामने लाने के लिए सोचा। दुनिया के सामने वो डायरी आएगी, सब लोग उसको पढ़ेंगे और आगे चल के लोगों को सीख मिलेगी इससे बहुत सारी। और उस डायरी का नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्या नाम रखा गया? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये पूरी डायरी है। और सुनो, ये डायरी अभी तक की वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सेलिंग डायरी में से एक है। आज तक 2026 में तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो ये डायरी का कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ पेजेस उठा के आपके चैप्टर में रख दिए गए हैं। ये बताना थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ी सी कहानी बताई। बाकी कहानी तो अब शुरू हो रही है इस चैप्टर की। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसके अत्याचार के बारे में। आपके सामने जो छोटी मूंछों वाला व्यक्ति दिख रहा है, कोई और नहीं, यही है चुट्टा कहीं का अडोल्फ हिटलर, ठीक है ना? इसकी छोटी सी जो मूंछ है ना, आपने चार्ली चैपलिन देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। वो इसी का मजाक उड़ाते थे, छोटी सी मूंछ रखकर पगला को। देखो इतना 60 लाख लोगों को मरवा दिया इस चुट्टे ने, ठीक है? अब देखो भैया, ये है प्यारी सी बिटिया रानी एन फ्रैंक। इसने ये फोटो जो है अपनी डायरी में रखी थी और नीचे उसने लिखा भी था कि मेरी ये बड़ी सुंदर फोटो है और शायद इसी फोटो के बिहाफ पे मुझे हॉलीवुड में एंट्री भी मिल जाएगी, ऐसा। ठीक है, उसको क्या पता था कि छोटी सी उम्र में ही मर जाएगी। ठीक, ये इसकी डायरी है और डायरी में देखिए ये फोटो रखी है इसने, ठीक है? अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कंसंट्रेशन कैंप में इनको डाला गया। ये ऑस्ट्रिच है, ये दिखा है ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच नामक जेल थी जहां पर ठूस ठूस लोग को भरा जाता था, ठीक ना? और वहीं पे गैस चैम्बर बनाए गए थे और मार दिया जाता था। ये तबाही थी, आप देख सकते हैं। ये जलजला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो एआई ने जनरेट करके आपके सामने रखा है, ठीक है? ये देखिए ऑस्ट्रिच के अंदर की कहानी। आज भी ऑस्ट्रिच है बेटा, वहां जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है? पूरा का पूरा माहौल। ये देखिए, आप YouTube में सर्च करिए, इसकी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है? ये देखिए, ये कंसंट्रेशन कैंप है, यहाँ पे लोगों के यहूदी, सब यहूदी हैं बेटा, सब यहूदी हैं, ठीक है? अब आप देखिए ये तबाही, ये देखिए कैसे लोगों को, ये सब यहूदी हैं, इनको कैसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बर्बरता की जाती है, ठीक है? तो ये सब पूरा का पूरा कहानी। अब मैं तुमको इस चैप्टर की समरी सुनाना शुरू करता हूं, पूरी समरी। इस समरी को देखने के बाद किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नक्को पढ़ना ही नहीं है, केवल समरी देखो। और समरी भी लिखी कैसी है? व्हाट्सएप लैंग्वेज में। और नहीं तो क्या, तुम्हारा फेवरेट है ना ये, और नहीं तो क्या, बस इसीलिए लिख दिए हैं ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में। अंग्रेजी कौन पढ़ता है यार, अंग्रेजी में हिंदी पढ़ लेंगे हम, ठीक है? इस तरह लिखे। अब देखो इस चैप्टर में है क्या, देखो। सबसे पहले डायरी जब लिखना शुरू की एन फ्रैंक, तो पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देती है, ठीक है? उसने डायरी क्यों लिखना शुरू किया, उसके फैमिली में कौन है, फिर कुछ इंसिडेंट भी बताती है डायरी में, ठीक है? आइए हम और आप बन जाते हैं अब एन फ्रैंक। अब मैं एन फ्रैंक हूं, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, मैं तुम्हें एन फ्रैंक दिखना चाहिए और एन फ्रैंक बन के मैं तुम्हें पूरी डायरी सुनाता हूं, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, डायरी में लिखना मेरे लिए एक अजीब अनुभव है। एन फ्रैंक बोलती है
कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज, अजीब अनुभव है। केवल इसलिए ये अजीब नहीं है क्योंकि मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि कोई 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची की डीप थिंकिंग को कोई क्यों ही पढ़ना चाहेगा। इसलिए डायरी लिखना मतलब मेरे लिए कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैं ये सोचूंगी तो फिर वो क्या सोचेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरी लिखूंगी, ठीक है ना। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है डायरी लिखने के लिए, क्योंकि डायरी कम से कम एक माध्यम होगा जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाऊंगी। पेपर के अंदर इंसान से ज्यादा पेशेंस होता है। इंसानों से किसी से बात कह दो, वो 5 जगह बात जाके क्या कर देंगे, फैला देंगे। भरोसेदार आदमी आज बहुत बहुत कम है, लेकिन पेपर पे इतना भरोसा कर सकते हो कि उसको चुपके से बात बता दोगे ना, वो कभी किसी से कहेगा नहीं, ठीक ना। क्योंकि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये लाइन आई है यहाँ पर। मेरे दोस्त नहीं है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं भी डायरी लिखूं। मेरे दोस्त नहीं है, अच्छा मेरे दोस्त नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आसपास फ्रेंड नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं। मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पास 16 साल की मेरी बड़ी बहन है, ठीक है ना। मेरे पास और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि दोस्त, देखो भीड़ बहुत है, कहने का मतलब है फ्रैंक का कि आज भीड़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं, क्योंकि वो भीड़ हमें समझती नहीं है। समझने वाला कोई नहीं है, बस भीड़ ही भीड़ है। सब चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इंसान अकेला है। आए बात समझ नहीं, कहानी का ही मतलब है कि लोगों मेरे पास हैं 30 लोग लगभग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बस एक सच्चे दोस्त की कमी है जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं, जिससे मैं रोज की बातों के अलावा और कोई बात नहीं कर पाती। इसलिए मैं फ्रेंड्स के करीब नहीं आ पाती और मेरे कोई फ्रेंड नहीं बनते। मैं डेली की बात, ठीक है ना, करती हूँ, बस यही सी बात है। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया, इसलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ। और मैं इस डायरी में और लोगों की तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लिखना चाहती हूँ। जैसे बहुत लोग डायरी बनाते हैं ना, 15 जुलाई को उनका बर्थडे है, 10 तारीख को यहाँ दावत में जाना है, 15 तारीख, ये वो नहीं लिखना चाहती हूँ मैं। एन फ्रैंक बोलती है मैं और लोगों की तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लिखने वाली हूँ। मैं डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और मैं इसे आज से किटी बुलाऊंगी। याद रखना, एन फ्रैंक ने डायरी का नाम क्या रखा, किटी रखा। अब मैं सबसे पहले अपने बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देती हूं किटी से। एन फ्रैंक बोलती है कि किटी क्योंकि मेरी फ्रेंड है तो किटी को मैं पहले शॉर्ट इंफॉर्मेशन देती हूं। मेरे फादर सबसे ज्यादा प्रसन्नीय पिता हैं, जिनकी कितनी तारीफ की जाए उतना भी कम है। उन्होंने मेरी मदर से शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मेरी मम्मी 25 साल की नहीं हो गई, ठीक है। बहुत बेहतरीन फादर है मेरे पापा। मेरी बड़ी बहन तो मेरी बड़ी बहन है, उसका जो पैदा हुई है वो 1926 में 1926 में पैदा हुई है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई है। और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई हूं। बहन मेरी 26 में पैदा हुई है और मैं 1929 में पैदा हुई हूं, 1929 12 जून। याद रखिएगा इस डिटेल्स को, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जो समरी बनाई गई है, एक भी फैक्ट कुछ छूटने नहीं पाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक ना। पैदा हुई आज, मैं जब तक 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही, फ्रैंकफर्ट में ही मैं रहती थी जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई बच्चों। अब आगे बताती हूँ, मेरे फादर 1933 में फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड आए और सितंबर में मेरी मां भी उनके साथ चली आई। यहाँ फ्रैंकफर्ट की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत टाइप हो गई है, फ्रैंकफर्ट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो मेरे फादर 1933 में फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड आए और सितंबर में मेरी मां भी उनके साथ चली गई। यानी कि सबसे पहले फ्रैंकफर्ट में हम लोग रहते थे सब लोग, मेरे पापा फ्रैंकफर्ट से कहां गए, हॉलैंड चले गए, ठीक है ना। और उनके साथ साथ सितंबर में मेरी मां भी चली गई फ्रैंकफर्ट। मैं और मेरी बहन दादी माँ के यहाँ चले गए और दादी माँ एकेन में रहती थी। कहाँ रहती थी, एकेन में, ठीक है ना। मैं और मेरी बड़ी बहन दादी माँ के यहाँ चली गई रहने के लिए। मेरी बड़ी बहन का नाम मैं बता दूं, मार्गॉट है। मेरी बड़ी बहन का नाम मार्गॉट है और मार्गॉट भी दिसंबर में
हॉलैंड चली गई, मतलब मेरे पहले पापा गए, फिर सितंबर में मेरी मम्मी चली गई और दिसंबर में मेरी बड़ी बहन मार्गोट भी चली गई। अब मैं और मेरी दादी माँ एकेन में रहते थे, ठीक है ना। मैं फरवरी में चली गई एकेन, सॉरी कहा, हॉलैंड। मैं फरवरी में चली गई और जानते हो कैसी गई? मजेदार बात यह है, मार्गोट ने, इसकी बड़ी बहन का बर्थडे था, उसके बर्थडे के प्रेजेंट में मुझे ले जाया गया, मतलब एक डिब्बे में भर करके, ये लो मार्गोट तुम्हारे लिए प्रेजेंट। जब मार्गोट ने खोला तो कौन निकला उसमें? कौन निकला? एन फ्रैंक निकली। एन फ्रैंक कब गई भैया? फेब में गई, अपनी बहन, बड़ी बहन के बर्थडे के प्रेजेंट की तरह। अब देखिए कहानी यहां से शुरू होती है कि क्लास 6 तक मैं वहां पढ़ी, जिसमें मेरी टीचर मिसेस क्यूप्रस थी। ध्यान समझना, मैं क्लास 6 तक वहां पढ़ी, फ्रैंकफर्ट में पढ़ी, जहां पर मेरी टीचर क्यूप्रस थी। और साल के अंत में जब हमारा क्लास 6 खत्म हो गया, तो जब हमारा फेयरवेल होने वाला आया, तो मेरी मैडम क्यूप्रस और मेरी आंखों दोनों में, मेरे दोनों के आंखों में पानी था। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा, ठीक है ना, प्यार करते थे। मेरी टीचर मुझे बहुत सम्मान देती थी, मैं टीचर को बहुत सम्मान देती थी, ठीक है, और बहुत अच्छी टीचर थी मुझे क्लास 6 तक। जब हम लोग बिछड़े तो दोनों की आंखों में क्या था? आंसू था, ऐसा एन फ्रैंक बताती है अपनी डायरी से। क्लास 6 तक मैं वहां पढ़ी, जिसमें मेरी टीचर मिसेस क्यूप्रस थी, और फेयरवेल के समय दोनों की आंखों में आंसू था। दादी माँ को हम बहुत याद करते हैं, फिर भी हम 4 लोग आज अच्छे से रह रहे हैं। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद मेरी दादी की डेथ हो गई 1942 में, ठीक है, दादी की डेथ हो गई। दादी माँ को हम बहुत याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ठीक है, अब चली गई तो चली गई, अब चीजें फिर से सामान्य हो गई हैं। आज 20 जून 1942 है, ये वो दिन है जिस दिन डायरी लिखी जा रही है। लाइन याद रखिएगा, 20 जून 1942 है। अब यहां से लिखना शुरू होता है डायरी। अभी तक उसने अपना परिचय दिया है, ठीक है ना, और अब उसने शुरू किया लिखना। बोलती क्या है? डियर किटी, किटी नाम है ना डायरी का, याद रखिएगा। डियर किटी, आज हमारी क्लास में शोर बहुत हो रहा है। शोर का कारण आज होने वाली मीटिंग है, जिसमें यह डिसाइड होगा कि कौन कौन से बच्चे इस क्लास में पास होकर के आगे चले जाएंगे इस क्लास से, और कौन कौन से बच्चे को इस क्लास में रोक दिया जाएगा। ठीक है, तुम भी सोच लो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्लास में रोक दिए जाओगे। ठीक है, तो बस यही चीज हुआ कि पूरी क्लास में शोर शराबा हो रहा है और सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं यार तुम तो पास हो जाओगे, नहीं नहीं यार मैं नहीं हो पाऊंगा, तुम हो जाओगे। यही बातें सुबह से हो रही है। आधी क्लास के बच्चे तो आपस में बेट लगा रहे हैं, नहीं तुम पास हो जाओगे, अरे नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे। मेरी और मेरे फ्रेंड जीएन के पीछे बैठे 2 लड़के, जिसका नाम सीएन और जैकस है। मैं, मेरी एक फ्रेंड है जीएन, हम दोनों के जस्ट पीछे 2 लड़के बैठे हुए हैं। एक का नाम सीएन है, जीएन और सीएन में कंफ्यूज मत होना, एक का नाम सीएन है, एक का नाम जैकस है। ने तो पूरी छुट्टियों के बचाए हुए पैसे ही बेट में लगा दिए। छुट्टी, गर्मी की छुट्टी में जो पैसे बचाए थे, इकट्ठा हुए थे छोटे छोटे, वो सब बेट में लगा गए। नहीं यार तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे, ऐसा बेट में दोनों ने पैसे बर्बाद कर दिए। मुझसे कोई पूछे कि मेरे हिसाब से तो सच बताऊं 1/4, ठीक है ना, 1/4 बच्चों को सच बताऊं तो फेल कर देना चाहिए। ये सब ऐसे ही है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। टीचर्स को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भैया इस संसार में, टीचर को कोई, क्योंकि लाइन आई है, टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स इन द अर्थ। इस पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कोई है, फ्रैंक कहती है, तो वो टीचर्स हैं। उनका कुछ नहीं कह सकते अगले क्षण वो क्या कर रहे हैं। मुझे अपनी और अपने फ्रेंड्स की चिंता नहीं है, ठीक है, हम तो पास ही हो जाएंगे यार। लेकिन एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है, सच बता रहा हूं। सारे सब्जेक्ट पास हो जाऊंगी, मेरे फ्रेंड पास हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट शायद तुम्हारा भी है ना। सच सच बताना कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें डर लगता है फेल हो जाऊंगा? मैथ्स ना। समझ रहा हूं, मैथ्स है, खतरनाक चैप्टर है। मुझे भी लगता था मैथ्स में डर। अब देखो, तो मेरे सारे टीचर्स
से अच्छी बनती है। मुझे भी एक सब्जेक्ट में डर है, केवल मैथ, सच बता रहा हूं। देखो मेरी सारे टीचर से बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, 9 टीचर्स है मेरे यहाँ, उनमें से सबसे बनती है मेरी, बस एक को छोड़ के। वो कौन है जानते हो, बताओ? मैथ्स के टीचर, नाम है मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग से मेरी नहीं पड़ती। उसका भी कारण ये नहीं कि मेरी मैथ्स कमजोर है, उसका कारण क्या है, मैं बात बहुत ज्यादा करती हूँ क्लास में, मेरी उनसे नहीं बनती। इसका कारण ये है कि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बात करती हूँ। कई वार्निंग के बाद मिस्टर कीसिंग ने मुझे एज अ पनिशमेंट आज एक एसे दे दिया होमवर्क में कि जाओ ये एसे करके आना बेटा। और सुनो, एसे का टॉपिक क्या था, मजेदार टॉपिक है। टॉपिक है अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब पक 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 करने वाला, बहुत बात करने वाला। जाओ एंड फ्रेंड अ चैटर बॉक्स पे एक एसे लिख के आओ। मैं सोचने लगी कि अब ये लो भैया, इस टॉपिक पे क्या लिखूंगी, ये कोई टॉपिक है, बहुत बात करने वाला अ चैटर बॉक्स, इसमें मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या। मैंने सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ भी लिखना तो पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा लिखूंगी ना कि अपने टीचर को कन्विंस कर लूंगी कि बात करना अच्छी चीज है, जिससे कम से कम मुझे बात करने के लिए वो परमिशन दे दे अगली बार से। तो मैंने ऐसा लिखा भी, मैंने 3 पेजेस का ऐसे लिखा और मिस्टर कीसिंग सेटिस्फाइड भी थे ऐसे से, ठीक है। मैंने सोचा चलो मान गए, अब क्या है, अब तो अपना राज है क्लास में। मैंने लिखा कि बात करना स्टूडेंट का ट्रेट होता है गुरुजी, आदत होती है बात करना स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, और मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ये आदत होती है, ये जान लीजिए। क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बात करती थी क्लासरूम में, ठीक है ना, उन्हीं से मुझे ये आदत मिल गई। अब आप बताइए इनहेरिटेड ट्रेड का हम क्या करें, अनुवांशिकता का क्या करें, जब मम्मी इतनी बातूनी थी तो लड़की तो होगी। अब मैं इसका क्या करूं, एन फ्रैंक ने पहले ऐसे में ऐसा लिखा। मिस्टर किसिंग मेरी बातों पर खूब हंसे कि देख रहे हो कैसे बात कर रही है, लेकिन जब मैं दोबारा बात करने लगी तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे डाला, ये लो। इस बार ऐसे का जो टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है, एक ना सुधारा जा सकने वाला बातूनी बच्चा। अब जाओ इस पे लिख के आओ, ठीक है, ये लो भैया, मैंने ये ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। जाइए गुरुजी, इसको भी लिख दिया। अगली 2 क्लास तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने सोचा मुझे परमिशन मिल गई, ऐसा नहीं था। तीसरी क्लास में जब मैं बात करने लग गई, तीसरे लेसन में, तो उन्होंने मुझे एज अ पनिशमेंट एक और ऐसे दे दिया कि जाओ अब इस पे लिख के आओ। और इस बार ऐसे का टॉपिक जानते हो क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एक बातूनी लड़की जो क्वैक 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 करती रहती है। अब बताओ, ऐसा दे दिया। जैसे ही ये टॉपिक मिला, पूरे के पूरे लोग हंसने लगे क्लासरूम में, भयंकर तरीके से। ये कोई टॉपिक होता है? इस बार मैं अपने फ्रेंड, सैन नाम था मेरी फ्रेंड का, और इस फ्रेंड की कहानी ये थी कि फ्रेंड बहुत अच्छी पोइट्री लिखती थी भाई। तो मैंने इस बार अपने फ्रेंड सैन की हेल्प ली और इसी टॉपिक पर एक पोम लिख डाली। पोम लिख डाली मैंने, पोएम खत्म कर दी प्रॉपर तरीके से। पहले सोचती रही क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सैन ने मुझे हेल्प करने के लिए जब कहा, मैं बड़ी खुश हो गई, कहा चलो सही है। उसने पोम के थ्रू पूरी कैसे लिखा। पोम एक डक मदर की थी और स्वान फादर की थी। एक मदर होती है डक और स्वान फादर होता है। उनके 3 बच्चे होते हैं बच्चों, और ये तीनों बहुत बात करते थे। तो ये जो स्वान फादर था, इसने तीनों बच्चों को मार डाला, ठीक ना। मतलब वो ये बताना चाहती थी कि बात करना क्या है, कोई इतनी बड़ी बात है क्या सर जी? हाँ, क्या आप बिल्कुल बच्चों को पनिश कर डालेंगे? अरे कर लेने दीजिए बात। ऐसा उसने इस पोम के माध्यम से बताया। मिस्टर कीसिंग ने पोम को सही तरीके से समझ लिया। हाश, कहीं गलत समझे होते तो पता चला 4 और ऐसे दे देते, लेकिन ये था कि चलो उन्होंने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया और पोम को उन्होंने पूरी क्लास में पढ़ा, न केवल अपनी क्लास में बल्कि दूसरी क्लास में भी जाके इसको उन्होंने सुनाया। तब से अब मुझे क्लास में बात करने पर होमवर्क नहीं मिलता, बिंदास में बात करती हूं। बल्कि आजकल जानते हो मिस्टर कीसिंग खुद बहुत मजाक करने लगे हैं। ये था एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से। इसका चैप्टर का नाम रख दिया गया क्या, अ डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। तो ये था होल समरी। बेटा सब कुछ मैंने इजी वे में बिल्कुल लिख दिया है, एक बार आप देख लो इसको। मैं हट जाता हूं धीरे धीरे करके, पहले रुक जाओ, मैं शुरू से खोल देता हूं और स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आप इसको पूरा
समझते रहेंगे, बार बार देखिएगा। ये देखिए, और ज्यादा पढ़ाई करनी है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे ऐप में भी आ सकते हैं। बाकी छोटी छोटी इस तरह की समरी वाली वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, है ना। देख लीजिए। तो ये था हमारा चैप्टर डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बाकी के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली समरी की वीडियो के साथ। तब तक स्टे कंटिन्यू, स्टे स्टडिंग, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, जिससे अगली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं, बाय बाय।